गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बड़े गेस्ट में अब कविता जैन और राजेश पालवे जी कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा आज मार्केट की बिग पिक्चर समझेंगे। हमारे साथ प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार होंगे। उनसे समझेंगे कि इस समय कहाँ मौके मिल रहे हैं आपको निवेश के। इसके अलावा टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए कीडियानोमिक्स के सुशील कीडिया जुड़ेंगे। तो ये सब कुछ थोड़ी देर में लाइंड अप है आपके लिए। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। और इस समय मार्केट ठीक है, लोअर लेवल्स से अब थोड़ी सी रिकवरी वापस आ रही है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, लेकिन आप 325 पॉइंट ऊपर इस समय मिड कैप इंडेक्स। और एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 2.2:1 का एडवांस डिक्लाइन। और इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स भी अब अच्छे खासे मोमेंटम में है और ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 2.25% दूर। तो यहाँ पर मोमेंटम शानदार। जहाँ तक बात इंडेक्स स्टॉक्स की है, आज सबसे ऊपर हैं एफएमसीजी नेम्स। भारतीय एयरटेल सबसे ऊपर है ऑब्वियसली, 0.25% ऊपर। लेकिन उसके अलावा टाइटन, आईटीसी, एशियन पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। एसबीआई में अच्छा मोमेंटम है इस समय। डाउन साइड पर मेटल्स में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो हिंडाल्को वहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है। और जहाँ तक एफएनओ स्टॉक्स की बात है, वहाँ पर वोडाफोन आइडिया टॉप गेनर, करीब 4.5% ऊपर। डीएलएफ 3.5% ऊपर। एमसीएक्स, ओबेरॉय रियल्टी, इंडस टावर यहाँ पर बाइंग। और लोअर साइड पर एमएनएम फाइनेंस, जो अभी के लिए करीब 4.5% नीचे। वीरू जी हाँ, अब ये कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के क्या रहेंगे? कैसे अप्रोच करिए मार्केट को इस वक्त? या सो मुझे एज ऑफ नाउ कैश काउंटर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दैट इज भारत डायनामिक्स में एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। 1869 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। ये अपनी एक साइडवेज रेंज से बाहर निकलता हुआ दिख सकता है। अपसाइड मूवमेंट मुझे लगता है एज ऑफ नाउ 1869 के लेवल पर है। 1896 का टारगेट के लिए आप भारत डायनामिक्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1850 का। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1896 1920 के लिए आप भारत डायनामिक्स को देखें। अनदर काउंटर भी मुझे कैश से जो अच्छा लग रहा है वो सीडीएसएल इज लुकिंग गुड। सीडीएसएल एज ऑफ नाउ 2058 के लेवल पर है। मुझे लगता है यहाँ एक अच्छी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम विद गुड वॉल्यूम। तो ये काउंटर भी 2100 2150 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा 1990 का। डिक्लाइन में अगर मिले तो इसे बाय करने की कोशिश। ओके, तो भारत डायनामिक्स और सीडीएसएल ये इस समय कविता जी के पिक्स। राजेश जी, आपकी फ्रेश पिक्स इस समय की? तो अभी यहाँ पे जो फ्रेश पिक में स्टॉक पसंद आ रहा है एसबीआई, जिसका जिक्र आपने भी किया। और हमें लगता है कि कल के क्लोजिंग शो में भी हमने इसको बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट किया था। हमें लगता है एसबीआई का जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आज यहाँ पे एक लीडरशिप आते हुए दिखेगी। और बैंक निफ्टी को भी कहीं यहीं से सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एसबीआई के ड्यूरिंग द डे जो टारगेट बन सकते हैं वो 785 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। 785 के टारगेट के लिए एसबीआई बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 766 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कंटेनर कॉर्प। ये स्टॉक भी अब पिछले 2 दिनों से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। स्टॉक कंफर्टेबली अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और टुवर्ड्स द एक्सपायरी हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने सीरीज के हाई की तरफ, प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो कंटेनर कॉर्प फ्यूचर, कॉनकॉर फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। 965 970 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 945 के आसपास। ओके, कंटेनर कॉर्प यहाँ पे आपका एक बाय कॉल 953 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी थोड़ा समझने की कोशिश करता 22,404 पे। एक दो स्टॉक्स मार्क कर देते हैं। देखिए, एसबीआई फिर थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। और सुबह हमारा डिस्कशन हुआ भी था, आज स्पॉटलाइट में एसबीआई का जिक्र भी किया गया था। इट्स 774 और सडनली अपनी प्रेजेंस फील करता हुआ। कविता जी, आपका व्यू इस पर? पार्डन, आप एक दोबारा रिपीट करेंगे स्टॉक का नाम? एसबीआई मैम, डे हाई पर। या सो स्टेट बैंक कल ही से अपने एक अच्छे मूव दिखाता हुआ दिख रहा था। पीएसयू इज इन द लाइमलाइट। मुझे लगता है जो मूव है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 780 800 के प्राइस टारगेट की तरफ एसबीआई मूव करता हुआ दिख सकता है। जिन लोगों ने भी पोजीशन ली है वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस 766 पर मेंटेन कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 780 एंड 800।
ओके, एसबीआई डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। निफ्टी बैंक को एक स्विंग जो प्रोवाइड किया है वो इसी ने प्रोवाइड किया है। और एक बार आप रखिएगा स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्विंग यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। इट्स 671.55। अच्छा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अभी ये इस वक्त कॉल्स में शामिल नहीं था, बट स्विंग स्ट्रॉन्ग है इसमें। और ये जो प्राइस है अनुज, जिसको हम कई दिनों से डिस्कस कर भी रहे थे, आपको याद होगा कि एचडीएफसी बैंक ने जो स्पेस क्रिएट कर दिया है वो स्पेस शायद एक स्टॉक भरे, और वो स्पेस इसने बखूबी लिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अब आप देखिए अनुज, लगभग दिसंबर 2022 से लेकर अब तक 300 रुपये का ये स्टॉक, 650 बिल्कुल वीर, और मैं तो अभी कहूँगा कि अभी तो इसमें मूव शुरू हुआ है, क्योंकि जैसा आपने बोला एक स्पेस जो एक एम्प्टी था, भाई हाउसिंग फाइनेंस अगेन, रियल एस्टेट अगर आउट परफॉर्म करेगा तो रियल एस्टेट फाइनेंस ऑब्वियसली उसको आउट परफॉर्म करेगा ना। हिंदुस्तान में आज भी 90% से ज़्यादा रियल एस्टेट डील्स फाइनेंस पे होती हैं वीरू, बहुत कम ही लोग होते हैं। मैं 90% भी शायद कंजर्वेटिव हूँ, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। हर कोई ईएमआई पे ही घर लेता है, तो अनलेस आपके अल्ट्रा लग्जरी होम्स हो जो आपके पास परचेजिंग पावर हो उस हिसाब से, तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्पेस है, और इसके लिए ये इस तरीके का मूव दे रहा है। प्लस कैनफिन होम्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, वहाँ पर एक दो मैनेजमेंट चेंजेस हुए थे, एक आध छोटा मोटा वहाँ पर ब्रांच लेवल पे फ्रॉड हुआ था, तो उसकी वजह से वो स्पेस में एक बड़ा प्लेयर अब अगर कोई रह पाया तो वो एलआईसी हाउसिंग ही है। तो इसके लिए भी ये एक रीज़न है कि यहाँ पर इस तरीके का मूव आ रहा है। बिल्कुल। और आप कैसे अप्रोच करेंगे इस चार्ट को? ये जो टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है यहाँ पर राजेश पालवी जी, इसका प्रोजेक्शन तो बहुत बड़ा है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में क्या प्रोजेक्शन रखें यहाँ पे? आई थिंक वीरेन जी, यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है, जिस तरीके से इसमें मोमेंटम है और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि मल्टीपल सप्लाई जोन है उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमें लग रहा है 720 730 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी करना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा पोजिशनल परस्पेक्टिव रखें तो 658 ये स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमें लगता है 700 720 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मूव अच्छा जनरेट करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, और एक दो स्टॉक्स में आपके स्क्रीन पे और रखूंगा जो कि मूव अच्छा जनरेट कर रहे हैं। एसबीआई की बात होगी, एक बार नवीन फ्लोरिन लेके आइएगा 1.25% ऊपर, ये भी एक थ्रेश होल्ड पॉइंट पे खड़ा है, याद रखिएगा। आज का हाई यानी 3309 3310, ये वो ट्रैजेक्टरी है जो इसने एक बार अटेम्प्ट की थी, आई थिंक इसी सीरीज में 12 तारीख को, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। उस दिन बाजार कोलैप्स हो गया था, और उस दिन ये एक अटेम्प्ट ले रहा था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को छूने का। आपका सेंस क्या कहता है कविता जी, नवीन फ्लोरिन को कैसे अप्रोच करेंगे आप? तो इसका 100 EMA 3548 के लेवल के आसपास बनता हुआ दिखता है। एज ऑफ नाउ काउंटर 3306 के लेवल पर है, यहाँ मूव बनते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है 3348 एज एन इंट्राडे टारगेट एक अच्छा मूव 3348 के ऊपर बनता हुआ दिखेगा, जो काउंटर को 3450 3500 के लेवल की तरफ ले जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर पोजिशनिंग किसी की है तो काउंटर पर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 3295 का। ओके, नवीन फ्लोरिन अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 3308 पे। और एक बात है यहाँ पर कि एक बार हमने आईटीसी को डिस्कस किया और एक बार हमने एचयूएल को डिस्कस किया, अब 2467 पे नेस्ले भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। शानदार मूव यहाँ पे, और ये पुल बैक एग्जैक्टली फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पर। चलिए, अब एक खास मंत्रणा में, खास बातचीत में, अब आज के हमारे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में एक मेहमान जुड़ चुके हैं, श्री एनजे कुमार, एमडी प्राइम सिक्योरिटीज़ के। अनुज से ये खास बातचीत। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। और अब हमारे साथ जैसा आपने कहा कि एनजे कुमार जुड़ गए, जिनके पास कैपिटल मार्केट्स में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, और काफ़ी एरियाज हैं मार्केट के जिनमें जेक्स को अथॉरिटी माना जाता है। जेक्स, गुड मॉर्निंग। और एक मार्केट में आप एक अनअडल्ट्रेटेड बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से, और वो पे ऑफ कर रहा है इस समय। ये क्या मार्केट यहाँ से इसी तरीके से कंपाउंड करता रहेगा आपके हिसाब से?
आई थिंक मार्केट का ब्रॉड डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, और मैं ये मानूंगा कि जो हम लोग एंगुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या एंगल पे बढ़ेगा, इसी पे मतलब आई थिंक अगर आपका क्वेश्चन उस विषय पे है तो इतना शार्प राइज इंडेक्स में ना बढ़े, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडिविजुअल्स और हर बुल मार्केट में क्या होता है, नए सेक्टर्स का लेट्स से प्रभाव होता है। सो मैं अगर ये देखूं कि अगले लेट्स से 12-18 मंथ्स में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अंडर ओन्ड हो, जिनमें मतलब ओनरशिप कम हो और जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट हो, और जो अभी तक इग्नोर्ड कहा जाए, इग्नोर्ड कुछ भी कारण हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो सकती हैं, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी हो सकती है, डेट बेसिस हो सकता है। अगर वैसे हम सेक्टर्स देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन ब्रॉडली ऊपर की तरफ रहेगा। इंडेक्स यहाँ से अगर 10% भी ऊपर बढ़ता है, बट इंडिविजुअल सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो 30, 40, 50% भी बढ़ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। उनमें दो सेक्टर्स मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक है कमोडिटीज़ और दूसरा है टेलीकॉम। पहले वो ईजियर ऑफ द टू से शुरू करते हैं, क्योंकि टेलीकॉम कल बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। जो तो पूछने वाला था आपसे, वोडाफोन का जो आईपीओ हुआ, आपको उम्मीद थी कि इस तरीके का सब्सक्रिप्शन आएगा? 18,000 करोड़ के एफपीओ के लिए 1 लाख करोड़ से ऊपर का सब्सक्रिप्शन, क्यूआईबी ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ऐसा कुछ होगा। एंड यू नो, एज आई सेड, पार्डन द पन, बट ये एक आइडिया है जो जिसका समय आया है मेरे हिसाब से। मैं मोर देन स्टॉक इस विषय पे बात करना चाहूँगा कि आइडिया से कनेक्टेड एक दो और भी कंपनीज हैं, यू नो, लाइक फॉर इंस्टेंस इंडस स्टार्स हुआ, या द सेक्टर इटसेल्फ हुए, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ अ बिग शेयर होल्डर एंड इट्स ऑल्सो अ क्रिएटर टू आइडिया। अगर ये सब मैं देखता हूँ और कंपटीशन आएगा द अदर टू प्लेयर्स को, आइडिया का 4G 5G भी रोल आउट होने वाला है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, प्लस ARP, यू नो, एवरेज रेवेन्यू जो होता है, आरपू जो जिसे कहते हैं हम लोग, उसका भी मतलब वहाँ इंक्रीज़ होने की उम्मीद है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये हम समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में मंदी तो एक बार के लिए ख़त्म हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो इवेंट हुआ कि टेलीकॉम जैसे स्पेस में, और आइडिया कंपनी जो पीपल यूज्ड टू से इज़ द वीकेस्ट, उसमें इतना बड़ा जो शुड आई से डिमांड आया, आई थिंक इट हैज़ बीन एन अमेजिंग event, and I think this is also indicative of the fact कि जहाँ consumer is able to identify the company, because most consumers are able to relate to idea, and if idea here is now going to be एक viable competition बोल सकते हैं अगले बहुत साल, you know, 5, 10, 15 साल के लिए, तो मेरे हिसाब से आइडिया और आइडिया से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हो सकती है। ओके, तो इसमें क्या वो जो कुछ बैंक्स भी शामिल होंगे जिनका टेलीकॉम एक्सपोजर था, या वो प्ले हो चुका है? आई थिंक वो प्ले आउट हो चुका है। एक्चुअली अगर आप देखोगे आइडिया का जो डेट प्रोफाइल है, उसमें नॉट इवन 15% बैंकों का है, बाकी तो पूरा तो गवर्नमेंट का ही, राइट। एंड गवर्नमेंट ने अगर ये यू नो पोस्ट इलेक्शंस एक्सेट्रा ये ठान ली कि कुछ उनकी कंपनियां सर्वाइव करेंगी और फ्लरिश करेंगी, तो in some sense you could almost say that idea is like a government company, क्योंकि इतना बड़ा होल्डिंग है, they are the largest holders. So ये सब देखते हुए मुझे समझ में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट का भी जब एग्जिट आएगा, इसमें पैसा निकलेगा, तो काफ़ी हो सकता है बड़ा हो। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, जो इकोनॉमी के लिए जो एक नेशनल एसेट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल एसेट था, जिसको बचाया गया है, एंड द पब्लिक एट एज अ होल हैज कम एंड हेल्प देम आउट। दैट इज आई थिंक द बिग थिंग। ओके, दूसरी बात की थी आपने कमोडिटीज़ की। इसमें मैं वो डिस्क्लोजर ही देना चाहता हूँ कि इनमें मेरा एप्लीकेशन अगर गया हुआ है, इंटरेस्ट रहा है, ये सब है इसमें, तो वो डिस्क्लोजर में देना नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पुट योर मनी वेयर माउथ है, एब्सोल्युटली। तो वो है यहाँ पर। कमोडिटीज़ की आपने दूसरी बात की, कमोडिटीज़ में क्या स्पेसिफिकली मेटल्स या फिर कुछ और कमोडिटीज़? आई थिंक द एंटायर रेंज ऑफ कमोडिटीज़, बिकॉज इसमें क्या है कि many of the companies, whether it is Tata Steel, the Jindal Group, etc., इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक रहा है इस राइज में। अगर राइज नहीं रहा तो एक दो कंपनी और हैं जिसमें कोइंसिडेंटली द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कमोडिटीज़ कंपनी ग्रुप इन इंडिया जो है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ,
और वेदांता का, जिसमें अभी तक दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द राइज। हालांकि उनके सारे उसमें ऑयल भी है, डीमर्जर का भी प्लान पब्लिक हो चुका है, जिसमें जिंक है, सिल्वर है, स्टील है, नॉन फेरस मेटल्स हैं, सब कुछ है। एंड येट फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस वेदांता चला नहीं है, बिकॉज पेरेंट कंपनी डेट था एक्सेट्रा, और यहाँ से काफ़ी हद तक डिविडेंड्स वगैरह जा रहे थे, विच वाज 3 महीने में चला है वैसे करीब लास्ट। सो इट इज़ टेलिंग यू दैट जब एक तब्दीली आती है, एक चेंज ऐसा आता है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल हो, एंड क्या चेंज ये आया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो वेदांता से डिविडेंड 130 रुपये डिविडेंड लास्ट ईयर 18 मंथ्स में ले चुके हैं। मतलब इट इज़ अनरियल कि nearly 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक हैज़ बीन पेड एज डिविडेंड टू एवरीबडी इंक्लूडिंग द पेरेंट कंपनी। ओरिजिनल लेवल से तो डबल से ज़्यादा, मतलब वो उतना दे चुके हैं। हाँ, उतना दे चुके हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि उस कंपनी के मैनेजमेंट ये बोल रही है कि वी डोंट नाउ वांट टू यूज़ दिस एज कैश फ्लो, एसेट्स बेचेंगे बट एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाएंगे। बस कहने की बात थी, एसेट्स तो सारे उनके पास हैं। एंड अगर टेलविंड्स तुम्हारा कमोडिटी साइकिल का हो, प्लस मैनेजमेंट इज़ विलिंग टू चेंज, तो एक कैचअप ट्रेड होता है, जो री रेटिंग जो अभी तक नहीं हुआ है वो हो जाएगा, प्लस जो इनको फ़ायदा मिलेगा बाकी सारा री रेटिंग जो कमोडिटीज़ का है। और मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली अंडर ओन्ड स्टॉक है। इनफैक्ट इट वॉज वन ऑफ दोज रियली इग्नोर्ड स्टॉक्स। अंडर ओन्ड प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट वॉज देयर एंड द वैल्यू वॉज देयर। तो ऐसे माहौल में अगर इसका यहाँ से डीमर्जर एंड ऑफ द ईयर बोलते हैं, यहाँ से अगर 50-70% बढ़ जाए तो मुझे इसमें हैरानी नहीं होगी। 50-70%, वाओ। ओके, तो ये 2 थीम्स डिस्कस कर ली हमने। एक और थीम जो बहुत शानदार कर रही है वो है डोमेस्टिक इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, एंसिलरी स्पेस, पावर। यहाँ पर कोई थीम जो आपको पसंद आ रही हो इस समय? मुझे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए अपने को। ओके, एंड देयर आर groups in the country which have been in airports, which have been in bridges, which have been in these spaces, और ये एक दो कंपनियों ने डीमर्जर करके फोकस ले आए हैं अपने अलग अलग बिजनेसेस पे। ओके, तो अगर आप देखोगे तो कुछ बिजनेसेस उनकी, जैसे एयरपोर्ट्स की बिजनेस, वेदर इट्स इन अडानी और इट्स इन GMR, दे हैव रियली ब्लॉसम्ड। बट इनकी बाकी कंपनियां जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकती है, उनमें मेरे हिसाब से काफ़ी फोकस आ सकता है। और हमने ऐसा भी देखा है कि जो बड़ी ग्रुप्स हैं, जिसमें एक कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 50-70 हज़ार करोड़ हो, अगर कोई और ग्रुप कंपनी में फोकस देते हैं एंड वहाँ पर बिजनेस प्लान इवॉल्व होता है, तो उनकी मार्केट कैप सिंगल डिजिट्स में नहीं रह सकती हैं। सो ये मोर लाइक अ थीमेटिक प्ले कि दे आर इन अ सेक्टर जहाँ पर टेलविंड्स हैं, ऑर्डर्स आ रही हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस फोकस भी उनका अगर वापस आ जाए उसमें। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, शायद आप ना कहना चाहें, मैं कह देता हूँ कि अगर अदानी ग्रुप का वो थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और एयरपोर्ट अलग हुआ, तो GMR का एयरपोर्ट और GMR का पावर बिजनेस, वो दोनों थोड़ा सा, आई थिंक दिस इज द डायरेक्शन वेयर यू शुड बी। दिस इज हाउ इन्वेस्टर शुड परसीव इट। मतलब इन्वेस्टर्स को ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लेट में सजा के कोई देगा कि ये ले लो बढ़ जाएगा, बट थोड़ा सा अगर आप डीप डाइव करोगे, जिस तरह अडानी ने अपने सारे ग्रुप्स को फोकस लाने के लिए डीमर्ज किया एंड हर चीज में मतलब री रेटिंग हुई है, सिमिलरली इट कुड हैपन इन ग्रुप्स लाइक दिस। ये मेरा कहने का। ठीक है, तो GMR एयरपोर्ट के अलावा GMR पावर भी दिखा दीजिए, क्योंकि वो भी एक और स्टॉक है जो इस स्पेस में फिर उसी हिसाब से इंटरेस्टिंग रहेगा। कोई और थीम आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं टाटा मोटर्स पर, औरोबिंदो फार्मा पर, और दोनों ने बहुत शानदार रिटर्न्स जनरेट करें, ऐसी कोई और थीम जो इंटरेस्टिंग लग रही है? एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि लास्ट टाइम हम जब यहाँ थे तो हमने बात किया था शॉर्टेजेस जो फार्मा में हुई थी इन द US, और 3 रीजंस थे उसके। एक तो था कि a lot of companies including insurance companies were asking people, the individuals, to go in for cheaper options, not the patented drugs, because they are expensive. So therefore generics का वैसे ही tailwinds बन रहा था। Number 2, pricing pressures had stopped. And number 3 जो बहुत interesting है, because of interest rates, a lot of small companies which in the generic space जो US में थी, almost 6 कंपनियां बंद हो गई। तो shortages वहाँ develop हुए। जैसे वहाँ shortages develop हुए, similarly हमें सुनने को मिल रहा है कि यूरोप में भी shortages develop हो रही हैं।
सॉरी यूरोप में, तो अगर यूरोप में शॉर्टेजेस डेवलप हो रही है तो सेम थीम कैन प्ले आउट, एंड अगेन सम ऑफ द बिग कंपनीज इन यूरोप इंक्लूड पीपल लाइक औरोबिंदो फार्मा, तो दैट इज़ द अदर दिस थिंग। प्लस हम देखते हैं कि जब भी ये वॉर काइंड ऑफ सिनारियोज होते हैं, a lot of big international organizations like Red Cross etc. do almost panic buying of pharmaceuticals. तो अब तो वॉर 2-3 जगह हो रही है और छुटपुट तो हर जगह हो ही रही है, तो मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ पैनिक बाइंग बोल लो, बिकॉज ऑफ जनरल डिस्ट्रप्शंस बोल लो, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बोल लो, बट द सिनारियो फॉर फार्मास्यूटिकल्स स्पेशली जेनेरिक एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया इज़ वेरी वेरी ब्राइट। एंड वो 1-2 क्वार्टर का थीम नहीं है, हालांकि स्टॉक्स हैव गॉन अप अ लॉट, तो मुझे लग रहा है कि फार्मा थीम शुड कंटिन्यू, और अभी भी इंडेक्स वेटेज उसका 5.5% ही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इसको कन्वर्सेशन को और लंबा कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़े हैं। अब केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय कहाँ पर उनको तेज़ी नज़र आ रही है। सुशील, गुड मॉर्निंग। पहले इंडेक्स पर बात करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या लग रहा है ऑल टाइम हाई विद इन नेक्स्ट 1 मंथ? हाँ जी, 1 महीना तो बहुत है, अगर होना है तो उसके पहले ही हो जाएगा। तो क्या करना है इन ट्रेडर्स को, यहाँ पर क्या लेवल्स पर बाय करें? देखिए, इंडेक्स की ट्रेडिंग जो है वो एक अलग खेल है। पैसा लास्ट 6 महीने से स्टॉक्स में ही ज्यादा बनता है हर इंडेक्स के झटके में। तो लास्ट 2 दिन में अगर इंडेक्स ने रिवर्सल दे दिया, अगर स्क्रीन पे पीसीआर ये चार्ट निफ्टी की दिखा पा रहे हैं, 2 दिन में इसने रिवर्सल दे दिया, और अब अगर ये ओवरबॉट है इंट्राडे में तो पुल बैक्स पे ही ले सकते हो। अगर यहीं चढ़ के भी लोगे तो आपको स्टॉप लॉस तो 22,300 से ऊपर का स्टॉप लॉस तो थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो 22,200 की मंदी नहीं है और 23,200 हो जानी चाहिए निफ्टी, ऐसा रुख लगता है चार्ट। 200 की मंदी नहीं और 23,200 हो जाना चाहिए चार्ट पर, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। तो क्या चलेगा यहाँ से सुशील, क्या लें यहाँ पर? आईटी लीड करेगा, बैंक्स लीड करेगा, रिलायंस लीड करेगा? यही 3 मेन पॉकेट्स हैं। तो देखिए, चलेगा तो सब कुछ, और आपका मेरा काम ये है कि हम ये खोजें वीक टू वीक की दौड़ेगा क्या। चलेगा तो सब कुछ। जब 1000 पॉइंट की निफ्टी में तेजी होनी है, 2 ही दिन में 600 पॉइंट बढ़ गया, और यहाँ से लगता है 1900 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो व्यापार तो अभी लेके ही करने में जीत है। शॉर्ट सेलिंग तो सिर्फ अहंकार की तुष्टि होगी। तो ज्यादा चलने में मुझे जो लगते हैं अलग अलग अवधि के लिए, एक अभी जय कुमार जी मेरे जीवन में पहले बॉस थे, सुन रहा था मैं बड़े ध्यान से उनको। पर आइडिया सेल्यूलर की चार्ट में आपको दिखाऊं, कल आपकी इंस्टाग्राम पे मैंने वो रील देखी, 20,000 के एफपीओ में 1 लाख करोड़ की 20,000 करोड़ के एफपीओ में 1 लाख करोड़ की बिड्स आ गई, और जिस कंपनी का भविष्य कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न इस पर लगे हुए हैं। तो चार्ट पे भी देखिए, ये जो एंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, अगला पड़ाव 14.25 और उसको क्रॉस करे तो 18। मुझे लगता है कि सट्टा ना करके इसको जो डिलीवरी उठाए, 21-22 रुपए का भाव एक वोडाफोन आइडिया में मिलना चाहिए। अगली चार्ट जो आपके दर्शकों के लिए मैं कुछ के लाया हूँ, स्क्रीन पर कदाच शेयरिंग कर रहे हैं पीसीआर, ये मेरा अनुमान है। मुझे लगता है एमआरएफ का भाव 2 लाख रुपए हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। अभी 1,29,175 का भाव है, आप 1,27,000 तक की बर्दाश्त रखो, डिलीवरी उठाओ, तो पहला पड़ाव 1,75,000 और अगला पड़ाव 2 लाख। अब ये रातों रात तो नहीं होंगे, 3-4-5 महीने की बात है, तो भी अगर एक लार्ज कैप स्टॉक 50% बढ़ सकता है, तो 22,000 से 23,000 की निफ्टी के खेल के बीच में बहुत बड़ी बड़ी कमाइयों के अवसर छूट जाते हैं। नवीन फ्लोराइन पर हमारी पहले भी बात हुई थी, इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अब बना दिया है, और आज ये और भी बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगला पड़ाव 3500 शनै शनै 4,000-4,200 तक चला जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पीवीआर पे हमारी कई बार बात हो चुकी है, अब पीवीआर ने भी वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दे दिया। देखिए इस लाल लकीर के ऊपर अब ये डामाडोल हो रहा है इस लाल लकीर पे, कोई भी ये लिफ्ट ऑफ करे तो अगला पड़ाव 1650, इवेंचुअली 2200 की चाल लगती है। और मुझे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में बहुत खतरनाक तेजी लगती है। ये वॉलेटाइल ज्यादा रहेंगे ऑफ कोर्स, और अगर ईरान अगर अब वॉर में झोंक दिया जाएगा तो अच्छी बात है, ईरान को और ज्यादा तेल बेचना पड़ेगा, जितना खर्चा बढ़ाएगा उसको उतना तेल बेचना पड़ेगा,
और अगर रशिया की तरह आप ईरान के भी तेल को इलेजिटिमाइज कर दोगे, तो अभी तो भारत का ऐसा दौर चल रहा है कि भारत जिस चीज में हाथ डाल देगा तो ईरान का भी इलेजिटिमेट तेल लेजिटिमेट हो जाएगा। तो तेल की शॉर्टेज मचेगी तो हमारे लिए नहीं मचेगी, यही अनुमान है, क्योंकि दुनिया में आज की तारीख में पाकिस्तान को छोड़ के सारे देश हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान और चीन को छोड़ के। तो ये एक अद्भुत समय में हम जी रहे हैं। तो तेल में ऐसे भी तेजी का रुख पकड़ नहीं पाया तेल, इस वॉर के बावजूद अगर तेल ऊपर के भाव नहीं पकड़ पाया और एक रिवर्सल बन चुका है सारे कमोडिटीज में, तो गोल्ड सिल्वर जहां मुझे लगते हैं कि पाताल लोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, मेरे शब्द है पाताल लोक की तरफ गिरते ही जाएंगे। और क्रूड भी मुझे लगता है यहाँ से 25% गिर जाए अगर 3-6 महीने में। तो वॉलेटिलिटी को संभालना पड़ेगा और ट्रेडिंग करने के लिए एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में जबरदस्त पैसा बनेगा। और आपका जो सवाल, बैंकों में इस वक्त कठिनाई ये है कौन से बैंक को लें। तो छोटे वाले बैंक 25% बढ़ जाएंगे, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या यूको बैंक है, और बड़े वाले बैंक 10-12% बढ़ जाएंगे। तो बैंक में चारों तरफ तेजी। ओके, चलिए फार्मा में आपका व्यू क्या है? फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा मूव देखा। शुरुआत करते हैं यहाँ पे बायोकॉन से, अबाउट इंडिया, ज़ायरस, क्या अप्रोच रहेगी आपकी इन स्टॉक्स पे इस वक्त? देखिए, बायोकॉन डिलीवरी लेके जो बैठेगा तो आराम से 700 तक खड़ा रह पाएगा और बेच लेगा। जिसको ट्रेडिंग करनी है, अगला पड़ाव है कि बायोकॉन में जहां 282 का ब्रेकआउट आए, एक बार ये 330 तक उछलेगा, घूम फिर के इसके वॉलेटिलिटीज के साथ हमें लगता है अगले 3-4 महीने में 400 तक की भी चाल है। और डिलीवरी लेके कोई शांति से बैठा रहे, साल भर का रुख ले, मुझे लगता है 700 तक भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एल्केम, अबॉट, इन दोनों में खरीदारी करने के स्तर आने लगे हैं। और ग्लैक्सो एक स्टॉक जो फ्यूचर्स में नहीं है, मुझे लगता है 1950 का ग्लैक्सो 2800-2900 बिक जाए तो कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। तो सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज फार्मा में भी है, और अक्रॉस द बोर्ड कोई पूरा फार्मा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं, बहुत बढ़ा हुआ है पूरा सेक्टर। तो जिन जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा पुल बैक आके एक प्रॉपर बाई सेटअप बन गया, हम अभी उन्हीं पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे। ओके, अच्छा सुशील, एक और स्पेस बैंक जिस पे चर्चा नहीं हुई, और बैंकों के बिना कोई भी चर्चा अधूरी होती है। पिछले 2 दिन से पीएसयू बैंकों में बड़ा अच्छा मूव नजर आ रहा है। एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, और मतलब जो डेरिवेटिव्स में नहीं भी हैं, कैश के स्टॉक्स भी। आपका पीएसयू बैंकों पे इस वक्त व्यू, और अच्छा चेज करने लायक कौन सा बैंकिंग स्टॉक लग रहा है आपको इस वक्त? चेज तो इनकी लास्ट 2 साल में सब 5-5, 6-6 गुना हो चुके हैं स्टॉक्स। तो अब इस जोन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक अगला उछाल 25% का यूको बैंक में, या आपके सारे ही छोटे वाले जो पीएसयू बैंक्स है, चाहे पीएनबी है, कैन बैंक है, ये सारे के सारे 20-22% बढ़ जाएं। और एसबीआई वैसे क्लासिफाइड है पीएसयू बैंक में, पर इस बैंक का बर्ताव और इसके स्टॉक का भी बर्ताव दोनों ही बिल्कुल प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसा है। तो 10% सारे लार्ज बैंक्स जो हैं, जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है, 10% वो बढ़ जाए। और बंधन बैंक जिसकी चाल हमेशा ही विचित्र रहती है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में अपना चलता है। तो देखिए, अगर पीसीआर इसकी चार्ट दिखा पा रहा है, तो हो सकता है कि बंधन बैंक एक डार्क हॉर्स निकल आए यहाँ से, और इसमें 275 तक की चाल अब शुरू हो गई हो। तो मैंने जैसा कहा कुछ मिनट पहले, बैंकों में विडंबना ये है, किसको ले किसको ना ले, पैसे तो मुट्ठी भरी है। बैंकों में ये विडंबना बहुत है, क्लियरली। अच्छा, बैटरी स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, इनमें कोई स्टॉक समझ में आ रहे हैं आपको? क्योंकि ऑटो एंसिलरीज में काफी शानदार मोमेंटम रहा है ऑफ लेट। साल भर पहले जब सबको बेचना था तो हमारी चार्ट्स को लेना था। अब जब स्टोरी आ गई, सब कुछ हो गया, सबने खा पी लिया, तो अब एग्जिट्स के ही संकेत हैं सब जगह पर। और उसमें से सिर्फ एक स्टॉक जिसमें अभी नया सौदा बना सकते हैं, वो है एमआरएफ, जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ पुश मिल सकता है निफ्टी के साथ साथ 5-10% का, पर कोई यहाँ से लेके बड़ा पाए। मदरसन संवर्धन सुवी में अच्छी अच्छी खबरें आ गई। 90-92 में खबर खराब से खराब थी, वहां बाई सिग्नल था, अब यहाँ पे सेल सिग्नल है। तो हमारी तो गुलामी लिखी गई चार्ट से, हम उसी की सेवा करेंगे। हमें अब ऑटो एक्सिलरीज में कुछ नहीं लेना है, सारा ध्यान केंद्रित है सिर्फ एमआरएफ पर।
ओके, चलिए सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, गोल्ड सिल्वर पे कोई भी बन रहा है क्या आपका? आपने एक व्यू लिया था, एक अब क्या वो प्ले आउट हो चुका है? जैसा मैंने आपको अभी कहा कि गोल्ड सिल्वर पाताल लोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। ओके, मतलब कितने नीचे तक जाएंगे उस फिगर को आज बोलना कुछ लोगों को बेहूदगी लग सकती है। तो एक बार खाली गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ इतना फर्क है कि हो सकता है कि एक बार 63,000 के नीचे जाए बिना गोल्ड एक आखिरी नया हाई बनाए, पर सिल्वर में तो जो होना था हो लिया। और हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करेंगे अनुज। हम भी बिल्कुल हो सकते हैं और होंगे तो स्टॉप लॉस लेंगे। जब तक ये जो रिसेंट हाई बना है ये क्रॉस नहीं हो, मुझे लगता है कि सिल्वर लेके बैठने वाले के आज के पैसे भी नहीं, आज का पैसा लग जाएगा 4 साल में। और सिल्वर का भाव अगर यहाँ से आधा हो जाएगा तो सिल्वर गोल्ड बेच बाच के सारा पैसा शेयर बाजार में लगाना चाहिए। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अगले ट्यूसडे आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी शो को समाप्त करेंगे यहाँ पर और नीरज जी को सौंप देते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, बिल्कुल एक बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज, और जो रिजल्ट्स आए हैं मिड कैप में खास तौर पर उस पर बहुत ही बढ़िया रैली, खास तौर पे तेजस नेटवर्क देखिए अपर सर्किट पर लगा हुआ, और वोडा आइडिया अनुज